नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। दिल्ली शराब घोटाले मामले में कोर्ट का फैसला सामने आ रहा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला। के कविता की बेल पर कोर्ट में अर्जी खारिज। के कविता की अंतरिम जमानत अर्जी की गई खारिज। दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी निकल कर सामने आ रही है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में कोर्ट का फैसला आया सामने। के कविता की बेल अर्जी हुई खारिज। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला। बीआरएस नेता के कविता की बेल कोर्ट ने की खारिज। के कविता की अंतरिम जमानत की अर्जी हुई खारिज। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आबकारी घोटाले को लेकर जिस तरह से के कविता इन दिनों जेल में है, ऐसे में के कविता ने जमानत की अर्जी दाखिल की थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस पूरे मामले में आज फैसला सुनाया है कि कविता की जमानत की अर्जी की गई है खारिज। आपको बता दें कि आबकारी घोटाले में के कविता भी इस समय जेल में बंद हैं। बेटे के इम्तिहान का हवाला देकर जमानत की अर्जी लगाई थी। के कविता ने साफ तौर पर उनका कहना था कि बेटे पर मानसिक प्रभाव पड़ रहा है, इसकी वजह से इम्तिहान के दौर में जमानत चाहती है, लेकिन सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने इस पूरे मामले में अर्जी खारिज की है। और इसी खबर पर दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता अजीत कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जो अजीत, जिस तरह से के कविता की अर्जी खारिज हुई है, साफ तौर पर कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, क्या अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, बिल्कुल प्रियंका, ये पूरा का पूरा जो मामला है कथित आबकारी घोटाले से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें के कविता ने अपने बेटे के इम्तिहान को लेकर के याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने ये हवाला दिया था कि इम्तिहान है और कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी को लेकर के जो मानसिक संतुलन है उसमें काफी दबाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से उन्हें जमानत चाहिए ताकि वो अपने बेटे की जो इम्तिहान है उसको करवा सके। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर कोर्ट ने उस पूरे हवाले को खारिज करते हुए जमानत की याचिका को रद्द कर दी है, निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक इसमें पूरे कथित जो शराब घोटाला है, इसमें मनी ट्रेल की बात जिस तरीके से आ रही है, उन सब चीजों को देखते हुए फिलहाल अभी ये कहा जा सकता है कि कोर्ट की तरफ से याचिका को खारिज कर दी गई है। ये प्रियंका जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से कोर्ट की तरफ से अर्जी खारिज की गई है, अब इस पूरे मामले में अगला कदम क्या कुछ हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है कि कविता? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है प्रियंका की जिस तरीके से अगर हम बात करें तो कानूनी प्रक्रिया की, तो इसमें अभी जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा है वो की कविता के लिए खुला हुआ है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या की कविता जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है या नहीं, क्योंकि इससे पहले भी आमतौर पर देखने को मिला है, चाहे वो मनीष सिसोदिया रहे हो या फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहे हो, बार बार जिस तरीके से इनकी तरफ से जमानत याचिका दायर की गई, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं जो वहाँ कोर्ट से भी निराशा ही मिली। तो निश्चित तौर पर देखना पड़ेगा कि अब इनके लिए कानूनी प्रक्रिया चाहे खुला हुआ है, लेकिन क्या ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है या नहीं। जी प्रियंका। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से के कविता की जमानत अर्जी खारिज की गई है, क्या पार्टी की तरफ से कोई बयान निकलकर सामने आ रहा है अर्जी खारिज होने के बाद? इसके अलावा वकील की तरफ से क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है? प्रियंका, अभी पार्टी की तरफ से अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसी जो बयान है वो नहीं आया है। और सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि जिस तरीके से ईडी ने आखिरी समय भी जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जब पेश किया गया था राउज एवेन्यू कोर्ट में, उस समय जिस तरीके से ईडी ने ये दावा किया था कि कथित जो शराब घोटाला है, इस शराब घोटाले में करोड़ों रुपए का जो पैसा है वो हवाला के जरिए साउथ पोल यानी कि साउथ इंडिया में जो पैसा है वो लगाया गया था, चुनाव प्रचार में काफी लगाया था, जिसमें के कविता का जो पार्टी है उनका भी नाम इसमें शामिल हुआ था। और कहीं ना कहीं के कविता उन्हीं सब चीजों को देखते हुए इन आरोपों में घिरी हुई नजर आई। देखना ये होगा कि अब मनी ट्रेल की सबसे अगर हम बात करें तो मनी ट्रेल को किस तरीके से जो ईडी है वो इसकी कड़ी को कैसे जोड़ पाने में कामयाब हो पाती है। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से लगातार अभी भी छानबीन चल रही है, क्या लग रहा है आपको कि संजय सिंह की जमानत के बाद कहीं ना कहीं उम्मीदें जगी थी के कविता को लेकर भी और तमाम अन्य लोगों को लेकर, यही वजह है कि अर्जी लगाई गई थी जमानत को लेकर? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा जा सकता है प्रियंका जी, संजय सिंह को जिस तरीके से पिछले दिनों कोर्ट ने जमानत दी, वो इस केस में कहीं ना कहीं जो आरोपित है उनको लेकर के उनके लिए कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण बनी थी। लेकिन आज जिस तरीके से एक बार फिर से के कविता को लेकर के जमानत याचिका जो रद्द हुई, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि वो तो उम्मीद की किरण जो बनी थी वो एक बार फिर से यहाँ पर लेकिन निराशा हाथ बची है। जी प्रियंका।
जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से निराशा हाथ लगी है, जमानत अर्जी कोर्ट के द्वारा खारिज कर दी गई है, चुनावी दौर है, क्या लग रहा है आपको कि जमानत की अर्जी के साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के और आबकारी घोटाले में जिन तमाम लोगों को अभी तक जेल में रखा गया है, जमानत को लेकर अब अर्जियां बार बार लगाई जा सकती हैं क्योंकि चुनावी दौर है, जाहिर सी बात है कि नेता इस समय जेल से बाहर निकलकर पार्टी और प्रचारकों के बीच में रहना चाहेंगे क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कोई भी पार्टी अपनी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहेगी। प्रियंका, इसमें कोई दोहराई नहीं है क्योंकि जिस तरीके से बीते दिनों देखने को मिला था कि जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जब पेशी की गई थी तो उस समय भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इन्हीं चुनावी हवालों की बात करते हुए भाजपा पर आरोप लगाया था कि एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ताकि जो आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव का जो प्रचार है उससे वो दूर रह सके। अब ऐसे में निश्चित तौर पर कहा जा सकता है क्योंकि जो चुनावी जो शंखनाद है वो बच चुका है, चुनाव प्रचार अभियान भी अब तेज हो चुका है। तमाम जो राजनीतिक पार्टी के जो लोग हैं वो इस चुनावी प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कोई भी नहीं चाहेगा कि वो इस चुनावी प्रचार से दूर रहे और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से जो कानूनी प्रक्रिया है उसका इस्तेमाल की कविता द्वारा किया जा सकता है। जी बिल्कुल अजीत, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। मैनपुरी से जयवीर सिंह लड़ सकते हैं चुनाव, यूपी के कैबिनेट मंत्री हैं ठाकुर जयवीर सिंह। डिंपल यादव के सामने चुनाव में उतर सकते हैं जयवीर। मैनपुरी और फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी मंथन। मैनपुरी सदर विधानसभा से विधायक हैं ठाकुर जयवीर सिंह। यूपी के कैबिनेट मंत्री हैं ठाकुर जयवीर सिंह। डिंपल यादव के सामने चुनावी मैदान में उतर सकते हैं जयवीर सिंह। मैनपुरी और फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी में मंथन जारी। मैनपुरी सदर विधानसभा से विधायक हैं ठाकुर जयवीर सिंह। तो लोकसभा चुनावों को देखते हुए जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आमने सामने है, वहीं समाजवादी पार्टी की पारंपरिक सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी मंथन कर रही है। फूक फूक कर कदम आगे रखने की बात निकलकर सामने आ रही है। जिस तरह से मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी की सीट डिंपल यादव के खाते में गई है। डिंपल यादव इस बार यहां से प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी की। ऐसे में इस सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी अपनी उम्मीदवारी के बल पर कड़ी टक्कर इस सीट पर पेश करना चाहती है। देखना ये होगा कि जयवीर सिंह के नाम को लेकर जो चर्चाएं निकलकर सामने आ रही हैं, क्या फाइनल टिकट यहां पर जयवीर सिंह को देने की बात निकलकर सामने आती है। जानकारी ये भी मिल पा रही है कि मैनपुरी और फिरोजाबाद की सीट को लेकर बीजेपी में मंथन लगातार जारी है। तो मैनपुरी से जयवीर सिंह लड़ सकते हैं चुनाव। आगामी चुनाव को लेकर मैनपुरी और फिरोजाबाद सीट पर बीजेपी का मंथन जारी। यूपी के कैबिनेट मंत्री हैं ठाकुर जयवीर सिंह। इसके अलावा मैनपुरी से विधायक हैं ठाकुर जयवीर सिंह। तो अब देखना ये होगा कि जयवीर सिंह के नाम पर फाइनल मोहर बीजेपी के द्वारा लगती है या नहीं लगती है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो डिंपल यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के खाते में मैनपुरी की सीट लंबे समय से आती रही है, समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है मैनपुरी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए सपा को कड़ी टक्कर देना यहां पर एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। शायद यही वजह है कि मंथन लगातार इस सीट को लेकर किया जा रहा है। कई नामों पर चर्चा की जा रही है और अब जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जयवीर सिंह को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। और इसी खबर पर हमारे साथ मैनपुरी से संवाददाता मुकेश कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी मुकेश, जिस तरह से डिंपल के सामने जयवीर सिंह को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी करने की बात कह रही है, सूत्रों के हवाले से हालांकि ये जानकारी है, लेकिन कितनी पुख्ता खबर है और क्या फाइनल मोहर लग सकती है जयवीर सिंह के नाम पर? जी, उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, चाहे कन्नौज हो और चाहे अभी आसपास के जो बदायूं है, कई जिलों में जो आसपास के जिले हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है कि जो बिल्कुल सपा के क्षेत्र में गढ़ में जो सीटें आती हैं, जैसे बात की जाए सबसे वीआईपी सीट है उत्तर प्रदेश की तो वो है मैनपुरी। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को काफी पहले ही घोषित किया था। नेताजी के निधन के बाद उनको उपचुनाव लाया, इसके बाद उन्होंने 2,88,000 से जीत दर्ज कराई। मगर इस बार जो सदर विधायक जयवीर सिंह ठाकुर जयवीर सिंह है, उन्होंने जब एक प्रेस वार्ता के दौरान एक बयान दिया था, उन्होंने कहा है कि मुलायम सिंह की संवेदना पर इस बार उनको वोट जो मिल गया था, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी इस बार जिसको भी, अगर मुझे भी चुनाव लड़ाती है तो मैं भी मैदान में हो सकता हूं, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता प्रत्याशी बनेगा और समाजवादी पार्टी
के प्रत्याशी डिम्पल यादव को हराने के लिए संभव प्रयास किए जाएंगे। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से कार्यकर्ता की बात निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन अभी ठाकुर जयवीर सिंह का नाम निकलकर सामने आ रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार जयवीर सिंह को बनाती है तो हालांकि विधायक है वहां से, लेकिन सांसदी के रूप में कितनी बड़ी दावेदारी पेश कर सकते हैं? डिम्पल यादव को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है मैनपुर में? बिल्कुल, डिम्पल यादव का जो समाजवादी गढ़ है उसको बिल्कुल पुख्ता पूरी तरीके से मजबूत है अपने अपने सीटों पर, क्योंकि यहाँ की जो 5 विधानसभा सबसे मजबूत जो विधानसभा है वो जसवंत नगर सीट है। जसवंत नगर से लगभग उनको 50,000 की जो लीड मिलती है, उससे वो अपना ग्राउंड इतना मजबूत है। और अभी डोर टू डोर कैंपेनिंग भी लगातार उनके द्वारा शुरू कर दी गई है। मगर भारतीय जनता पार्टी का बात की जाए तो अभी प्रत्याशी नहीं घोषित हुआ है, और अगर जयवीर सिंह मैदान में आते हैं तो कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, मुकेश आप बने रहिएगा हमारे साथ। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक भी जुड़ चुके हैं। जी प्रियम, मैनपुरी की सीट को लेकर जिस तरह से डिम्पल यादव के सामने जयवीर ठाकुर को सामने लाने की बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, क्या लग रहा है आपको कि फाइनल मुहर कब तक लग सकती है और कितनी मजबूत टक्कर देखने को मिलेगी मैनपुरी में? देखिए, कुछ महज सीटें ऐसी बची हुई हैं जिस पर बीजेपी ने अभी तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं करी है, और वो सभी सीटें काफी हॉट मानी जा रही हैं 2024 लोकसभा चुनाव के लिहाज से। और उसमें सबसे अहम जो है वो मैनपुरी की सीट है, क्योंकि इससे पहले अभी अगर आप देखें तो पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और इस सीट पर बाई इलेक्शन हुआ, और इस बाई इलेक्शन में डिम्पल यादव को समाजवादी पार्टी ने बदल प्रत्याशी उतारा था और बीजेपी की तरफ से जो है वो एसपी सिंह बघेल को यहाँ पे उतारा गया था। लेकिन उन सब तमाम प्रयासों के बावजूद भी बीजेपी वहां पर अपने कैंडिडेट को नहीं जिता सकी थी, जबकि इससे पहले जो 2 सीटों पर चुनाव हुए थे जिसमें आजमगढ़ और रामपुर था, ये दोनों ही सीटें थी जो समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाती थी, लेकिन उस पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों को दिलाने में कामयाबी हासिल करी थी। और अब एक बार फिर जब 2024 का चुनाव आ चुका है तो बीजेपी कहीं ना कहीं हर एक एंगल से दिखना चाह रही है कि जो बाई इलेक्शन में क्या गलतियां रही थी जिस वजह से उस सीट को जिताने में वो नाकामयाब रहे। हालांकि समाजवादी पार्टी की ये पारंपरिक सीट कही जाती रही है और एक बड़ा वर्ग जो है वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ की सीट से जो मतदाता है वो बोलते हैं। इस बार सीट जो है वो डिम्पल यादव को समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतारा हुआ है और माना जा रहा है कि इनके खिलाफ बीजेपी एक ऐसा चेहरा लाना चाहती है जो साफ तौर पर वहां पर प्रभावी साबित हो और काफी हद तक जीत को जो है वो सुनिश्चित कर सके। और इसमें सबसे अहम चर्चा में जो नाम चल रहा है तो मौजूदा सरकार में मंत्री जयवीर सिंह है, उनको लेकर नाम चल रहा है कि उनको जो है यहाँ पर बीजेपी बतौर कैंडिडेट उतार सकती है। हालांकि इसको लेकर बीजेपी की तरफ से अभी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं करी गई है और इसलिए इस बात को इस तरीके से कह पाना है कि जयवीर सिंह को ही यहाँ पर मैदान में उतारा जाए तो थोड़ा सा भी मुझे लग रहा है जल्दबाजी होगी, क्योंकि बीजेपी हमेशा कई बार देखने को मिलता है कि जिन नामों को लेकर चर्चा चलती है या जो प्रयास लगाए जाते हैं उनके विपरीत ही बीजेपी कुछ और सोच रही होती है। तो ऐसे में थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन माना जा रहा है कि ये लास्ट पेज का जो मंथन है वो बीजेपी में चल रहा है और जल्द ही जो है बीजेपी अपनी आधिकारिक जो सूची है बची हुई सीटों के प्रत्याशियों की उसको जारी कर सकती है। लेकिन फिलहाल अभी अनुमान ही लगाया जा रहा है कि इस पर मैनपुरी पर डिम्पल यादव के सामने जयवीर सिंह को मैदान में उतारा जा सकता है। जी बिल्कुल, तो जयवीर सिंह को मैदान में उतारने की यहाँ पर बात चल रही है। मैनपुरी के अलावा फिरोजाबाद की सीट को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी का मंथन लगातार जारी है। फिरोजाबाद की सीट को लेकर अगर नामों की बात की जाए तो क्या लग रहा है आपको, किसको आगे कर सकती है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, अभी कई ऐसी सीटें हैं जहां पर नामों को लेकर चर्चा चल रही है। 12 सीटों पर चयन की प्रक्रिया जो है वो फिलहाल अभी चल रही है, जिस पर बीजेपी ने अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं करी है। इसमें मैनपुरी है, रायबरेली है, गाजीपुर है, बलिया है, भदोही है, मछली शहर है, प्रयागराज, फूलपुर, कौशाम्बी, देवरिया, फिरोजाबाद और किशनगंज, ये वो बची हुई सीटें हैं जिन पर अभी तक बीजेपी ने अपने कैंडिडेट की घोषणा नहीं करी है। और माना जा रहा है कि सभी सीटों पर क्योंकि नए प्रत्याशियों को उतारना है, नए चेहरों को पार्टी जो है वो मौका दे सकती है, इसलिए थोड़ा सा इसको अभी तक सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं करी गई है। गाजीपुर, किशनगंज, रायबरेली और मैनपुरी ये वो सीटें हैं सबसे ज्यादा दिलचस्प जिसमें मुकाबला देखने को मिल सकता है और सबकी निगाहें इन सीटों पर विशेष तौर पर रहेगी कि इन सीट से बीजेपी किसको कैंडिडेट उतारती है और रिजल्ट क्या जो है वो आने वाले समय में रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जरूर देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी कह सकते हैं कि ये सीटें बची हुई हैं, अलग अलग नामों को लेकर हर सीट पर चर्चा चल रही है, लेकिन अक्सर बीजेपी के बीच में जो चर्चाएं चलती हैं बीजेपी उसकी अलग सोच रही होती है और जब आधिकारिक जब तक पुष्टि ना हो जाए तो कुछ भी कहना थोड़ा सा मुझे लग रहा है जल्दबाजी में थोड़ा सा इंतजार करना होगा। मंथन बीजेपी में फिलहाल अभी भी कह सकते हैं इन सीटों को लेकर लगातार जारी है। जी बिल्कुल प्रियम, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ
प्रियम पाठक लगातार बने हुए थे, इसके अलावा हमारे साथ मुकेश भी लगातार बने हुए। मुकेश, जिस तरह से प्रियम का साफ तौर पर कहना था कि हॉट सीटें काफ़ी कुछ बची हुई हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी अभी भी मंथन कर रही है, लेकिन मैनपुरी, फिरोजाबाद और समाजवादी पार्टी के अगर गढ़ की बात करें या समाजवादी पार्टी की जो पारंपरिक सीटें रही हैं, उन सीटों पर कितनी पकड़ इस बार मजबूत देखी जा रही है? कुल भी जहाँ बदायूं की जो सीट पर जो निर्णय लिया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शिवपाल सिंह यादव को वहाँ टिकट दिया है, तो वहीं आजमगढ़ जो उनकी पारंपरिक सीट में शामिल है, आजमगढ़ और कन्नौज और फिरोजाबाद और मैनपुरी जैसे जितने भी सीटें वीआईपी हैं उन पर बिल्कुल मंथन और साफ तौर से उनकी जो परिवार के लोग हैं उनको मैदान में उतारा जा रहा है। तो वहीं प्रोफेसर राम गोपाल यादव के अच्छे यादव को फिरोजाबाद से टिकट जो दिया गया है वो पारंपरिक सीट जो है उनको बचाया जाएगा और समाजवादी पार्टी सभी जगह मजबूती से चुनाव लड़ रही है। जी बिल्कुल मुकेश, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व डीजीपी विजय कुमार ने ज्वाइन की बीजेपी। पूर्व डीजीपी अरुण कुमार ने भी थामा बीजेपी का दामन। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पार्टी ज्वाइन कराई। विजय कुमार की पत्नी अनुपमा भी बीजेपी में शामिल। इसके अलावा कई दलों से आए नेताओं ने बीजेपी में ज्वाइनिंग ली है। बसपा के मिथिलेश कुमार मिश्रा भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल, तो वहीं बीएसपी कानपुर से अजय कपूर के समर्थक बीजेपी में हुए शामिल। कांग्रेस, सपा और निर्दलीय पार्षद बीजेपी में हुए शामिल। भारतीय जनता पार्टी के कुनबे को लेकर लगातार जिस तरह से विस्तार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, जानकारी ये मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता लगातार अलग अलग लोगों के संपर्क में है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी में चुनावी माहौल को देखते हुए ज्वाइनिंग का सिलसिला भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विजय कुमार की पत्नी अनुपमा से लेकर डीजीपी विजय कुमार, कई दलों से आए हुए नेता, इसके अलावा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और निर्दलीय पार्षद बीजेपी में भी शामिल हुए हैं। ब्रजेश पाठक ने इन सभी को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। बड़ी संख्या में विभिन्न दलों में काम कर रहे बड़े राजनीतिक नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इनमें प्रमुख रूप से पूर्व पुलिस महानिदेशक विजय कुमार जी, उनकी टीम, कानपुर से बड़ी संख्या में माननीय पार्षदगण, लखनऊ से बड़ी संख्या में माननीय पार्षदगण, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मवीर जी सहित ढेर सारे साथियों ने ज्वाइन की है। मैं सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाइयां देता हूं और इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि पार्टी उनके साथ परिवार की तरह खड़ी रहेगी। हम सबसे अनुरोध करते हैं कि सब लोग जुटेंगे और उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीटें प्रचंड बहुमत से जिताने के लिए काम करेंगे और हर बूथ पर 370 वोट हमें प्लस करना है। इस मुहिम में भी पूरा योगदान देने का काम करें। उत्तर प्रदेश राज्य में कानून व्यवस्था को धरातल पर उतार करके आम जनता के हितों के लिए काम कर रही है। माननीय मोदी जी ने गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जन जन का भरोसा जीता है। लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में भाजपा मोदी जी कामयाब हुए हैं। जो भी पहले से बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और उससे विकास बहुत हुआ है, आम आदमी को रिलीफ मिली है और ओवरऑल माहौल बहुत अच्छा हुआ है। उससे प्रभावित होकर चूंकि हम लोग यही कार्य ब्यूरोक्रेट के रूप में कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि और बेहतर काम कर पाएंगे राजनीतिक व्यक्ति के रूप में, इसीलिए हम लोगों ने ज्वाइन किया। जौनपुर में मुख्तार अंसारी की मौत के मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दारा सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया है। कहा है मुख्तार अंसारी की मौत की जांच अभी न्यायिक प्रक्रिया में है, तो वहीं जहर देकर मारने का आरोप विपक्ष का बेबुनियाद है और कहा है कि विपक्ष के पास आरोप के अलावा कोई राजनीति नहीं है। साथ ही ये भी कहा है कि तीसरी बार फिर से मोदी भारत के पीएम बनने जा रहे हैं। अब की बार 400 पार, यूपी की सभी लोकसभा सीट पर पार्टी जीत रही है। मैं जब से लखनऊ से चला और जौनपुर के सीमा में प्रवेश किया, उसके पहले से ही, और जौनपुर में तो करीब करीब कम से कम 20 कार्यक्रमों में मैं गया हूँ, कम से कम 20 कार्यक्रम। और जिस तरीके का मैंने यहाँ पे लोगों पे उत्साह देखा, इस उत्साह के बल पे हम कह सकते हैं कि अब यहाँ की सीट तो बीजेपी जीतने ही जा रही है। और इस बार जो एनडीए का नारा है 400 के पार, तो निश्चित रूप से 400 का आंकड़ा पार करेंगे और मोदी जी जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। ये
सच साबित होता जा रहा है। मुख्तार अंसारी की मौत के मामले पर जिस तरह से दारा सिंह चौहान ने विपक्ष पर तंज कसा है, जहर देकर मारने के आरोप को बेबुनियाद बताया है, साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि विपक्ष के बाद राजनीति करने के लिए कुछ नहीं है, यही वजह है कि बेबुनियाद आरोपों के सहारे राजनीति और लोकसभा चुनाव के माहौल में आगे बढ़ने का काम विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है। मुख्तार अंसारी की मौत के मामले पर दिया बयान, जहर देकर मारने के आरोप को बताया बेबुनियाद, मंत्री दारा सिंह चौहान का बयान। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। बरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है। तौकीर रजा मामले में आज कोर्ट में होनी है पेशी। तौकीर रजा को आज कोर्ट में होना है पेश। कोर्ट तौकीर रजा को पहले ही भगोड़ा कर चुका है घोषित। तौकीर आज कोर्ट में नहीं हुए पेश तो होगी कुर्की। पुलिस ने तौकीर के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पाया। इसके अलावा पुलिस ने दंगे के अन्य आरोपी आरिफ अबरार को भेजा जेल। बरेली से इस वक्त की अहम जानकारी निकल कर सामने आ रही है। तौकीर रजा मामले में आज कोर्ट में होनी है सुनवाई। तौकीर रजा की आज कोर्ट में पेशी। अगर आज तौकीर रजा कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो प्रशासन की तरफ से की जाएगी कार्रवाई। प्रशासन ने कुर्की को लेकर पहले ही नोटिस चस्पाया है। पुलिस ने दंगे के अन्य आरोपी आरिफ और अबरार को भेजा जेल। तौकीर रजा को आज कोर्ट में होना है पेश। कोर्ट तौकीर रजा को पहले ही भगोड़ा कर चुकी है घोषित। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।